मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्य सरकार को प्रारंभ किया था और राज्य सरकार का सबसे प्रमुख पदाधिकारी या संवैधानिक प्रमुख जिसके रूप में जानते हैं, जिसे राज्यपाल के नाम के रूप में जाना जाता है, आज उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल की क्या पावर्स होती है, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जानकारी, राज्यपाल क्या कर सकता है, क्या अथॉरिटी उसके पास होती है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर आज हम क्या करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, किसकी? जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल के बिंदु को हम कई भागों में बांट सकते हैं और उस पर एक एक बिंदु पर हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। जैसे सामान्य अनुच्छेद जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, छोटे एग्जामों में इनसे कुछ न कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। दूसरे अलावा राज्यपाल की शक्तियां, एग्जाम में यहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी। और तीसरा सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी जिसके तहत महत्वपूर्ण बिंदु बड़ा कौन था, छोटा कौन था, पहले कौन था, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, कितनी बार राज्यपाल रहे तो दूसरे राज्य के कितनी बार राज्यपाल रहे, राज्यपाल से राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार हुए या नहीं हुए, उन सब के बारे में सामान्य जानकारी, कितने मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, किस समय क्या हुआ था, ये सब सामान्य जानकारी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल मुख्य रूप से हम तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला सामान्य अनुच्छेद, फिर राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों की बात भी करें तो आपको पता होना चाहिए, एक कार्यकारी शक्ति, एक विधायी शक्ति, एक वित्तीय शक्ति, एक सैन्य शक्ति और भी चर्चा कर सकते हैं तो सविवेक शक्ति। इसमें हम इतने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती है, उन पर एक एक शक्ति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अनुच्छेदों, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सामान्य अनुच्छेद की बात करें जो हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछने की संभावना। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल अनुच्छेद 153। ध्यान रखिएगा, 151 तक केंद्र सरकार या संघ सरकार थी। 152 में राज्य सरकार के बारे में कहा गया था, राज्य क्या होता है उसको परिभाषित किया गया था। तो 153, अब 153 की बात करें तो 153 में राज्यपाल, राज्यपाल का पद और साथ साथ में उसकी व्यवस्था। हर राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था यहां पर की गई। तो इसको थोड़ा सा जानेंगे। संविधान में कहा गया हर एक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल की मुख्यपूर्ण दो भूमिका होती है। कौन कौन सी? एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, यानी कि संविधान के द्वारा राज्यपाल को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है और इस प्रकार से वो राज्य का क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। यानी कि राज्य की सारी संवैधानिक शक्तियां किसमें शामिल की गई है, राज्यपाल के अंदर शामिल की गई है। यानी कि राज्यपाल को सारी संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है राज्य से संबंधित। किससे संबंधित? एक चीज तो ये हो गई। दूसरा यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है।
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। समझ में आ गया। और राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है, मैंने आपको कहा जो संघ सरकार है उसको शक्तिशाली बनाया गया राज्य के मुकाबले। क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने कहा केंद्रीय जो शक्ति है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए राज्यों के मुकाबले। क्यों, क्योंकि उनका दायित्व होता है देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखना। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया, तो सबसे पहली क्लास में मनुष्य जब प्रकृति में आया था तो उसने सबसे पहला काम किया था अपने आप को सुरक्षित करने का। तो यहां पर भी जो संघ सरकार है उसका पहला दायित्व है सुरक्षा। समझ में आया। और सुरक्षा के साथ मैंने आपको कहा था कोई समझौता नहीं हो सकता। तो संवैधानिक प्रमुख तो था ही, साथ में केंद्र का प्रतिनिधि भी है। किस प्रकार से, क्योंकि केंद्र का दायित्व है सभी राज्यों की क्या करने, सुरक्षा प्रदान करनी। संवैधानिक सुरक्षा, बाउंड्री की सुरक्षा, विदेशी आक्रामकों से सुरक्षा, सबसे सुरक्षा करने का दायित्व किसका, संघ सरकार का। समझ में आ गई बात। तो संघ सरकार के करते प्रतिनिधि के रूप में इसलिए बिठाया गया कि अगर राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था फैले जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि केंद्र के अनुरूप या संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, संविधान को कहीं खतरा है, तो वह केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की क्या करेगा, सिफारिश करेगा। इस आधार पर उसे केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। अगर राज्य में कहीं पर भी संवैधानिक कार्य हो रहा है तो राज्यपाल क्या करेगा, अपने शक्ति का प्रयोग करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि राज्य के अंदर जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं उस तंत्र को सुरक्षा है, वो असुरक्षित है, कहीं ना कहीं संवैधानिक असुरक्षा महसूस हो रही है, इसलिए राज्य में क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्यों बनाया गया, क्योंकि केंद्र ने अपना व्यक्ति वहां बिठा रखा है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो तुरंत क्या करे, राष्ट्रपति को क्या करे, राष्ट्रपति को सूचना दे। ये चीज रहेगा, इसलिए केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसको लेकर बड़ा विवाद रहता है। समझ में आ गया, वो एक अलग इशू है, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक स्थिति की। तो एक चीज तो ये आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया उसको ध्यान रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन किया गया। नाइनटीन 1956 में। अब इसमें क्या था, देखिए मूल संविधान में ये कहा गया था हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था की गई। लेकिन 7वें संविधान संशोधन से ये किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती। समझ में आ गई बात। ये व्यवस्था की गई कि बाई चांस आप ये मान के चलो किसी राज्य का राज्यपाल नहीं है तो पड़ोसी राज्य का राज्यपाल है उसको अतिरिक्त प्रभार दूसरे राज्य का सौंप दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का क्या बनेगा, राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह व्यवस्था यहां पर की गई थी किस संविधान संशोधन के माध्यम से, आपको पता 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। पहली चीज है इसमें कई सारे संशोधन हुए, जैसे आपको पता होना चाहिए राज्यों की जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा की जो सीटें थी 500, उन सीटों को बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से काफी सारे संशोधन आपको देखने को मिलते हैं। कौन से संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन से। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था तो मूल संविधान में थी, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसमें महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए। तो संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं तो ये अथॉरिटी दी गई। इस चीज को आपको एग्जाम में ध्यान रखना। दूसरा, अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 154। आर्टिकल 154 क्या कहता है, आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। किसमें होंगी, राज्यपाल में। यानी कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति
अब इसमें एक चीज और कही गई है, राज्यपाल को कार्यकारी या कार्यपालिका की शक्तियां तो प्रदान की गई है, लेकिन एक चीज और कही गई है, वह इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया, राज्यपाल अपनी जो भी शक्तियां संविधान में दी गई हैं उनको या तो स्वयं और या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से क्या करेगा, प्रयोग में लेगा। अब ये अधीनस्थ कौन होंगे, तो मैंने पहली क्लास में बता चुका, अधीनस्थ का मतलब मंत्री परिषद और मुख्य मंत्री, यानी कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद अर्थात मुख्यमंत्री के माध्यम से करेगा। ये स्पष्ट कहा गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए बताया जा रहा है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 155। 155 क्या कहा गया, 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति की जानकारी दी गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, किसकी सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर या उसकी सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज। नियुक्ति किस तरीके से होगी, एक वारंट पत्र के माध्यम से होगी, वारंट या अधिपत्र जिसे कहेंगे, एक अधिपत्र सौंपा जाएगा और जिसमें कहा गया कि आपको इस राज्य का एक राज्यपाल के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई थी। इसको लेकर बड़ा विवाद है, काफी सारे आयोग बने, उन आयोगों ने अपने अपने सलाह दी, अपनी सिफारिशें करी, लेकिन उन सिफारिशों को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, मूल रूप से माना गया कि उस राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सामान्यतः कहीं पर भी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, अपवाद भी हैं कि उसको उस राज्य का राज्यपाल बनाया भी गया, लेकिन सामान्यतः आज के चलन में यह महसूस किया गया कि उस व्यक्ति को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। बस ये सामान्य परंपरा चली आ रही है, योग्यता के आधार पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उस राज्य का नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका अपवाद भी आपको देखने को मिलेगा, कई राज्यों के राज्यपाल उस राज्य के निवासी होते हुए भी उनको नियुक्त किया गया था, लेकिन सामान्यतः कहा गया और कहा भी गया कि नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इनकी इसका निर्वाचन होना चाहिए। अगर नियुक्ति भी होती है तो कहीं ना कहीं उस राज्य के मुख्यमंत्री से इसकी सलाह लेनी चाहिए। ऐसी काफी सारी रिकमेंड की गई, लेकिन किसी भी रिकमेंड को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। एक ही परंपरा चली गई है कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कहीं ना कहीं क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य कहते हैं ये हमारे अधिकार का कहीं ना कहीं आपके अतिक्रमण किया जा रहा है, समझ में आ गया। राज्य केंद्र के द्वारा हमारे जो राज्य की व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जैसी व्यवस्था है वैसी चली आ रही है, इसमें किसी प्रकार का वर्तमान तक कोई स्वरूप नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से, वारंट के माध्यम से कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इस पर ध्यान रखिए। आगे चलकर बात करते हैं अनुच्छेद 156। 156 में क्या कहा गया, राज्यपाल की पदावधि की जानकारी। राज्यपाल का आप कार्यकाल मान सकते हो या जिसे पदावधि कहते हैं वो मान सकते हैं। अब राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि की क्या विशेषता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला, राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक रहेगा। विश्वास पर्यंत तक रहेगा, पहली चीज ध्यान रखिएगा, विश्वास पर्यंत तक रहेगा, ये बात कही गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा।
त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये दूसरे में बात कही गई, सब क्लोज के अंदर बात कही गई। और तीसरा ये कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, सामान्यतः। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई नहीं है कि 5 वर्ष से पूर्व उसको हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता, समय से पूर्व भी हटाया जा सकता। दूसरी बात, कब तक रहेगा? जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर भी बना रहेगा। लेकिन सामान्य परंपरा में 5 वर्ष रहता है, लेकिन उससे पूर्व भी उसको हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक रहेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। ये स्पष्ट बता दिया गया है पहली बात में कि राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अनुच्छेद 157 की। 157 आर्टिकल 157 क्या कहता है? आर्टिकल 157 ये कहता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यता की बात कहती है। राज्यपाल की योग्यता बताई गई और योग्यता में 2 बात कही गई। एक तो भारत का नागरिक हो, और सेकंड 35 वर्ष की आयु। बस ये 2 ही चीजें हैं। एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरी उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। यह सामान्य जानकारी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। यही 2 योग्यताओं की बात कही गई है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल अगले की, अनुच्छेद 158। आर्टिकल 158 क्या कहता है उसको सब जानेंगे। आर्टिकल 158 कहीं ना कहीं सेवा शर्तों की बात करता है कि राज्यपाल के पद पर रहेगा, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, किन शर्तों को वो पूरा करेगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो शर्तों के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली शर्त तो यह, वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सदन का सदस्य ना हो, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी, लाभ के पद पर ना हो। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट वाला पद जिसके आधार पर उसको वेतन कहीं ना कहीं प्राप्त होता हो, उस प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। तीसरी, वेतन और भत्तों की जानकारी दी गई है कि राज्यपाल का कितना वेतन और भत्ते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ के अंदर शुरुआत में 5500 रुपए वेतन था और आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख रुपए के रूप में क्या लेते हैं, वेतन लेता है। कौन? राज्यपाल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वो एक से अतिरिक्त राज्य का भी कार्य प्रभार कर रहा है, भार संभाल रखा है, तो उसका वेतन कितना होगा ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये इसी में बात कही गई, ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अगर वो राज्यों का राज्यपाल हो तब डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा उसको कितना वेतन मिलना चाहिए। और वेतन आपको पता है संचित निधि से मिलता है। और फोर्थ और लास्ट की बात कही गई है, वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय जिस समय वो पद पर है, उस समय उसके पद में किसी भी प्रकार का वेतन में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसके वेतन में कटौती हो। अलाभकारी का मतलब है जिससे उसको लाभ प्राप्त ना हो, इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था की गई है 158
8 के अंदर सेवा शर्तों में स्पष्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं इन चारों में से कहीं ना कहीं बनी रहती है और वो पूछ सकता है इनमें से कौन सी शर्त है और कौन सी शर्त नहीं है। तो 4 शर्तों की मैं आपको बता चुका हूं। पहला, सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वेतन और भत्तों की, और उसके बाद ये। इसके बाद बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद आता है शपथ की बात करना। पहली बात, राज्यपाल की शपथ की जानकारी है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीनियर जज उसको क्या दिलाएंगे शपथ, ये ध्यान रखिएगा। रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण के रूप में क्या लेता है, श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करूंगा और संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और इनकी क्या करूंगा, इनकी सुरक्षा करूंगा। समझ में आ गया। इस आधार पर क्या ली जाती है, राज्यपाल क्या लेता है, शपथ लेता है। अनुसूचित 3 में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा हर एक सोल्यूशन, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 160 की। कुछ ऐसे आकस्मिकता आ जाए जिसमें राज्यपाल अपने पद पर ना हो और उस समय किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना हो तो उसके लिए विधि बना सकता है, विधिबंध या उपबंध कोई नियम बना सकता है कौन, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है, अन्य आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों के लिए उपबंध राष्ट्रपति द्वारा। जब राज्यपाल अपने पद पर ना हो या किसी कारण से उसका पद खाली रह जाए तो उसके कार्यों से संबंधित कोई भी नियम बनाने की अथॉरिटी किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ये 160 के अंदर आपको बताया गया। समझ में आ गई बात। ये सामान्य अनुच्छेद आपको दिखाई देंगे, समझ में आ गया। इतना आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इनसे बार बार पूछ लिया जाता है। 161 से जाकर अब आगे जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम पढ़ेंगे 161 के अंदर सैन्य, कहीं ना कहीं राज्यपाल के द्वारा क्षमा करने की शक्ति। लेकिन हम सैन्य शक्तियों में, किसमें, सैन्य शक्तियों में उसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। फिर भी सामान्य जानकारी में आपको बता देता हूं क्या 161 के अंदर क्षमादान और 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये 2 चीज और आप पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती है। लेकिन आपको यहां पर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हम अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले सामान्य अनुच्छेद, इसके बाद जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं कार्य शक्ति या कार्यपालिका शक्ति में दिखाई देगा, विधायी शक्ति में दिखाई देगा, वित्तीय शक्ति में दिखाई देगा। आर्टिकल काफी सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको 162, 163, 164, 165, 66, 67 सब पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। यही इस सेगमेंट को बनाने का उद्देश्य है कि आपको किसी भी चीज को टुकड़े में पढ़ना चाहिए जिससे वो चीजें क्या रहें, याद रहें। इसको आपको पढ़ना आर्टिकल 153, 54, 55 ये सामान्य अनुच्छेद है, इसलिए मैंने आपको कहा। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद और हैं जो अलग से हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो एक आर्टिकल आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा, अनुच्छेद 361। अब 361 क्या है, तो 361 है राज्यपाल को विशेषाधिकार। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इन सभी आर्टिकलों से अलग है।
राज्यपाल को विशेषाधिकार। विशेषाधिकार राज्यपाल को क्या है? पहला तो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, जब भी वो पद पर रहेगा तो किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। थर्ड, पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और फोर्थ और लास्ट, अगर सिविल मामला चल रहा है, उसके कार्यों के कारण, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के कारण अगर कार्यवाही प्रारंभ भी होती है तो 2 माह पूर्व उसको क्या देनी है? सूचना। सिविल मामलों में। किस मामलों में? सिविल मामलों में। ये एक आर्टिकल है जो इन सब आर्टिकलों में से अलग ऐसा है, इसलिए मैंने इसको यहां पर आपको बताया है। सामान्य अनुच्छेदों के अंदर एक आर्टिकल और आपको पढ़ना है, 361। इसके अलावा एक आर्टिकल और है जो एग्जाम्स में आपके पूछ लिया जाता है। कौन सा है? उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 333। अब इसको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये लगभग क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था विधानसभा में, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये 2 आर्टिकल 361 और 3 थोड़े से अलग है, एग्जाम की दृष्टि से ये अलग है, पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको है। तो ये एक सामान्य सा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां और उसमें विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन हमको पहले ये सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसको देखिएगा। अगर वास्तव में ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।